हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 432 है। हर बार ये प्रयास करते हैं कि आपके नॉलेज के डेटाबेस को, आपके नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाने के लिए दोबारा से हम आ गए हैं। कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लोग इससे फाइट कर रहे हैं। दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। चाहे किसी भी फील्ड की लड़ाई हो, खुद लड़ने को अगर आप तैयार नहीं हो तो उस लड़ाई में जीत नहीं होगी। नॉलेज को बढ़ाने की हो बात, अपने आप से मुलाकात करने की हो बात, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने की बात हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, यदि आप अपने आप से अगर लड़ पाओगे, यदि आप अपने आप से लड़ पाओगे तो दुनिया की किसी भी जंग को आप हरा पाओगे। आज इस टॉक में अवेयरनेस के पॉइंट से ही बात कर रहे हैं और आपके नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यूं बातें करने से नहीं चलेगा काम, चाहे कितना ही कर लो आराम। पहला पॉइंट हम इस टॉक में डिस्कस कर रहे हैं वो है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी यदि पढ़ाई करने का इच्छा रखता है तो खाने पीने के संबंध में कुछ बातें हम चाह रहे हैं विद्यार्थियों को बताना। हमारे प्यारे विद्यार्थी इस बात को सुन लें, लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और देखें कि लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से लाभ हो रहा है या नहीं। खाना उतना ही खाओ जितना आप पचा पाओ। 4 रोटी की भूख अगर हो तो 2 रोटी खाएं। 1 रोटी पानी के लिए तो 1 रोटी हवा के लिए छोड़ दें। किसी ने कहा है भूखे पेट जब हो, किसी ने कहा है खाना तब खाएं जब भूख लग रही हो, और खाना खाने के बाद भी भूख लग रही हो। खाना खाने से पहले भूख लग रही है 100%, लेकिन खाना खाने के बाद भूख लग रही है 30%, तो आपने उतना खाना खा लिया जितना आप आसानी से बचा पाएंगे। एक विद्यार्थी के लिए खाना उसका धर्म नहीं। खाना खाने का उद्देश्य है कि हमारा जो शरीर है वो एक्टिवेट हो, काम करे। एनर्जी प्राप्त करने के लिए खाना खाना है, अपने शरीर को बढ़ाने के लिए खाना खाना है। हमारे शरीर में जो शरीर का जो आकार है वो फैट से युक्त हो, इसलिए खाना खाना है। हम खाना इतना ही खाएं जिससे कि आराम से खाना खाने के बाद हम अपने ध्यान को पढ़ाई में लगा सकें, क्योंकि एक विद्यार्थी का सबसे पहला काम है पढ़ाई। हम बार बार ये कहते हैं, दुनिया में अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए डायलॉग है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इस दुनिया में कोई और चीज़ काम ना आई। पढ़ाई व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिफाइन करती है। मतलब ये एक आधारभूत स्तंभ है एजुकेशन। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग को प्रोसेस को
पढ़ाई के अलावा बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं वो प्रभावित करती हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई की अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। तो खाने के संबंध में हम बात करें, हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम खाना खाते हैं तो प्रोटीन खाते हैं, हम खाना खाते हैं तो फैट खाते हैं, हम खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं, या हम खाना जो है 7 तरह का खाते हैं। इस बारे में भी पहले हमने बताया था। या तो हम खाना खाएंगे मीठा, या खाएंगे खट्टा, या खाएंगे नमकीन, या हम खाना खाएंगे तीखा, या हम खाना खाएंगे कड़वा, या हम खाना खाएंगे बिना स्वाद का, या हम खाना खाएंगे पानी पिएंगे। These are the 7 type of taste. These are the 7 type of taste we are eating daily. लेकिन यहाँ पे बताने का उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये कि एक विद्यार्थी जब खाना खाए, कार्बोहाइड्रेट खाए, चाहे फैट खाए, चाहे प्रोटीन खाए, लेकिन साथ में फाइबर से युक्त भोजन भी करे। अब आप कहेंगे कि फाइबर क्या है? फाइबर एक प्रकार का रेशेदार एक एलिमेंट है जो हमारे भोजन में पाया जाता है। और फाइबर 2 तरह का होता है। एक फाइबर वो है जो पानी में घुल जाएगा, एक फाइबर वो है जो पानी में घुलेगा नहीं। वो हमारे शरीर के वेस्ट को बाहर निकालने में काम आएगा। फाइबर 2 तरह का है। एक वो पानी में घुल जाएगा और हमारे शरीर से पानी में घुल के वो पानी इसकी तरह निकल जाएगा। लेकिन एक फाइबर वो है जो पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में मदद करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वो फाइबर है। तो फाइबर 2 तरह का हुआ। अब आप कहेंगे कि एक फाइबर के संबंध में सर आपने ये तो बता दिया फाइबर खाना जरूरी है, फाइबर कहाँ मिलेगा? हमें ये तो बता दो सर फाइबर मिलेगा कहाँ पे? फाइबर जो है किसी दुकान पे नहीं मिलेगा। जो हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, उनमें ही है फाइबर। कितना फाइबर खाना होगा? एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, 10 ग्राम फाइबर की आवश्यकता है। अब आपको कोई कहे कि 10 ग्राम फाइबर खाना है, 10 से 15 ग्राम फाइबर खाना है, पूछने वाला पूछेगा कि 10 से 15 ग्राम फाइबर कैसे खाना है, बता तो दें सर कैसे। अगर आप 2 फुलके 4 फुलके खा रहे हैं, यदि आप 2 फल खा रहे हैं, जितनी क्वांटिटी की कोई चीज़ आप खा रहे हैं, अगर वो 100 ग्राम की है तो लगभग 10 से 15 ग्राम फाइबर उसमें होता है। मीन्स आप अगर गेहूं खा रहे हैं, मीन्स रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी या 4 रोटी भी अगर खा रहे हैं तो 10 से 15 ग्राम फाइबर उसमें है। अगर आप 2 केले खा रहे हैं, 10 से 15 ग्राम फाइबर उसमें है। मीन्स आप पूरे दिन में अगर 10 से 15 ग्राम फाइबर नॉर्मली, बिना किसी प्रेशर के भी, दबाव के भी, एक नॉर्मली एक व्यक्ति फाइबर से युक्त भोजन करता ही करता है। लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में या जीवन के तीसरे पड़ाव में उसकी फाइबर को कंटेन करने की मात्रा बढ़ती है, इसलिए वो 30% 30 ग्राम फाइबर खाए, फिर 40, मीन्स 10, 20 और 30, या हम कहें 12 ग्राम, 25 ग्राम या 36 ग्राम। 12 ग्राम बच्चों के लिए, 24-25 ग्राम महिलाओं के लिए, या फिर जिनकी उम्र 40 से ऊपर है उनके लिए 35 ग्राम फाइबर, 36 ग्राम फाइबर चाहिए। तो वहाँ पे जहाँ नॉर्मल इंसान 2 केले खा रहा है तो वहाँ पे उसको 6 केले खाने पड़ेंगे। लेकिन केलों के अलावा बहुत और चीज़ों में भी फाइबर होता है। अब फाइबर दालों में भी है। नॉर्मली 100 ग्राम की कंटेनिंग क्वांटिटी के अंदर 10 ग्राम या 15 ग्राम फाइबर होता है।
हम फाइबर पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? वाई वी आर फोकसिंग ऑन फाइबर? वाई वी आर फोकसिंग ऑन फाइबर? फाइबर पर हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फाइबर से हमारे शरीर में कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं, वो प्रोसेस होगी। प्रोसेस हो जाने के बाद उसका जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में काम करेगा और वेस्ट का हमारे शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी है। फाइबर से युक्त भोजन करने से जो चीज़ प्रोसेस्ड होके हमारे शरीर से बाहर जानी है वो आराम से जा पाएगी। यदि हम प्रोसेस्ड फूड में फाइबर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो चीज़ आसानी से बाहर नहीं जा पाएगी। इसलिए फाइबर का हमारे शरीर में, हमारी दिनचर्या में इंक्लूड होना ज़रूरी है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई और व्यक्ति क्यों ना हो। विद्यार्थी पे फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी को पढ़ना है और अगर उसके पेट में वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा रहेगा तो वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा, उसका ध्यान भटकेगा, वो फोकस नहीं हो पाएगा। Whenever you want to be focused, you should be consume anything which is आसानी से पचने वाली चीज़। आसानी से पचने वाली चीज़ अगर आप खाएंगे तो उसको आसानी से बचा पाएंगे, वेस्ट को आसानी से बाहर निकाल पाएंगे यदि पानी अधिक पी रहे हैं या फाइबर से युक्त भोजन कर रहे हैं। अगले पॉइंट को हम ले रहे हैं वो है कि आपने देखा होगा, पॉइंट को चेंज कर रहे हैं, वो है आपके मोबाइल पे नॉर्मली फिजिकली बच्चों को अपने पर्स से रहता है प्यार, क्योंकि पर्स के माध्यम से हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं जिस चीज़ को हम खाना चाहते हैं। तो पर्स या वॉलेट पेपर मीन्स आपका एक ऐप है एयरटेल वॉलेट पेपर। एयरटेल वॉलेट के अंदर पैसे हम रख सकते हैं और उसके माध्यम से जैसे रिचार्ज करा सकते हैं, उसी तरह से दो तरह का वॉलेट होता है। एक होता है कोल्ड वॉलेट, एक होता है हॉट वॉलेट। हमने एक टर्म आपको पहले बताई थी कि कोल्ड कूलिंग और हॉट कूलिंग। कूलिंग की बात नहीं, हॉट कॉलिंग के बारे में या कोल्ड कॉलिंग के बारे में बताया था। अगर आप चाहते हैं किसी से बात करने से पहले, अगर अपॉइंटमेंट ले ली जाए तो बात करने में होती है बड़ी आसानी, क्योंकि अपॉइंटमेंट के माध्यम से दोनों व्यक्तियों को पता होता है कि ये बात इस समय होनी है। किसी से बात करने से पहले अगर अपॉइंटमेंट ले ली जाए तो उसको बोलते हैं हॉट कॉलिंग। अपॉइंटमेंट के साथ जो कॉलिंग होती है उसको हॉट कॉलिंग कहते हैं और जो बिना अपॉइंटमेंट के साथ होती है उसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। इसी तरह से आपके मोबाइल पर जो ऐप हैं इसमें पैसे पड़े हुए, उन पैसों के बारे में अगर बात की जाए, अगर वो पैसे जिनको आप यूज़ कर पा रहे, रिचार्ज कर पा रहे हैं, उन्हें हम हॉट वॉलेट अमाउंट कहेंगे। जिनको आप यूज़ नहीं कर पा रहे वो फ्रीज़ कर दिए गए। आपने एक्सेल के अंदर कंप्यूटर में अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा हो, उसमें रो और कॉलम होते हैं, तो कई बार हम रो और कॉलम को फ्रीज़ कर देते हैं। इस तरह अगर किसी अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया गया है, सेविंग अकाउंट की बात करें तो अगर किसी अकाउंट को कर दिया गया है फ्रीज़, तो उस फ्रीज़ अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। अब अगले पॉइंट को हम बात कर रहे हैं ईश निंदा।
ये एक टर्म लेने का प्रयास करें। पाकिस्तान में ऐसी घटना सुनने को मिली है। अब इसकी जो सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पॉइंट लिया है कि ये कहाँ हद तक ठीक है। ईश निंदा। अब ईश निंदा के संबंध में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में या किसी भी देश में यदि ईश निंदा का जो कांड है वो होता है तो वो एक अच्छी बात नहीं है। ईश निंदा मतलब पाकिस्तान के अंदर या किसी देश के अंदर ऐसा हुआ कि जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे किसी 8 साल के बच्चे ने टॉयलेट कर दिया और उस बच्चे को पनिशमेंट दी गई, जेल में उसको 10 या 15 दिन के लिए जेल में रखा गया। मीन्स ईश निंदा के रूप में ये बात उठी। मीन्स जो बच्चा इनोसेंट है, 8 साल के बच्चे द्वारा किया गया अपराध को अगर हम दे रहे हैं सज़ा तो वो ऑथेंटिक लगता नहीं है, क्योंकि वो अभी मेजर नहीं हुआ, माइनर कैटेगरी में है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र उसकी है। लेकिन इस संबंध में हर देश के लोगों का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी मानवता के पॉइंट से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की उम्र बहुत कम है, इस अपराध पे उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमारे महात्मा गांधी को अमेरिका की संसद में एक उपाधि देने का विचार कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ उपाधि, अमेरिका की जो सर्वश्रेष्ठ उपाधि है उसको पद देने का विचार कर रहे हैं। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं वो है कि व्यवस्था के बारे में, जो इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था है, वो 3 तरह की होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 3 तरह की होती है, एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी और एक मिक्स। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो लोग हैं किसी चीज़ को जब क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करके जो लाभ प्राप्त करते हैं वो लाभ को पूरे के पूरे लाभ को स्वयं हजम करते हैं, रखते हैं। मीन्स हम ये कंसेप्ट समझने के लिए कह सकते हैं कि एक देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जो फैसिलिटी है सारों के पास है, जो रिसोर्सेज है सारों के पास है, लेकिन उसमें से 2 व्यक्ति मिलते हैं, उन रिसोर्सेज के माध्यम से कोई इनकम जनरेट करते हैं और कुछ बनाते हैं। बनाने के बाद वो खाते हैं और खाने के बाद जो बचता है उसको स्टोर कर लेते हैं अगले दिन के लिए। मीन्स उनकी जो धारणा है वो अपने एंड पर है, वो पूरे स्वार्थी हैं। रिसोर्सेज के माध्यम से, पूरे देश के रिसोर्सेज के माध्यम से वो खुद चीज़ क्रिएट करते हैं और वो किसी को और को देते नहीं। इसको बोलते हैं पूंजीवादी विचारधारा। बस अपना पेट भर लो और अगर बच जाए तो अपने पेट के लिए अगले दिन के लिए रख लो। ये पूंजीवादी विचारधारा। दूसरी विचारधारा ये है कि आप यूज़ करें पूरे देश के रिसोर्सेज को, चीज़ क्रिएट करें, उसके बाद उन रिसोर्सेज को क्रिएट करके पूरे समाज के लिए बराबर हिस्सों में वो लाभ को बांट दिया जाए। यह है साम्यवादी विचारधारा। जिस तरह से हमारे पूरे वर्ल्ड में हम अपनी टॉक के माध्यम से एक विचार व्यक्त करते हैं, हमारी टॉक के माध्यम से ना कोई देश अपनी इस बात से निंदा महसूस करे, ना इस बात की प्रशंसा करे कि हम उसकी जो है प्रशंसा कर रहे हैं। ना तो हमारा निंदा करने का मन है, ना उसको मोटिवेट करने का। हम एक पॉइंट बता रहे हैं और नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारी बात सुन रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था जो सी है वो
अमेरिका द्वारा फॉलोअप है, और साम्यवादी जो विचारधारा है वो चीन द्वारा भी और यूएसएसआर द्वारा भी इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन आज के करंट सिनेरियो में हम क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि कोई देश पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलोअप कर रहा है या साम्यवादी विचारधारा को फॉलोअप कर रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर हम चीज़ों को प्राइवेटाइज करते हैं, सरकार कहती है सारी चीज़ें प्राइवेट को दे दी जाए, और साम्यवादी का मतलब है कि सरकार अपने पास रखती है। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे।